चलो बच्चों, फिर शुरू करते हैं हमारा इस अध्याय का दूसरा लेक्चर। हमने क्या पढ़ना शुरू किया था? हमने पढ़ना शुरू किया था पुष्पी पादपों में जनन की प्रक्रिया। यस और नो? जब हम पुष्पी पादपों में जनन की बात कर रहे थे, हमने सीखा था कि पादपों के अंदर जो पुष्प है वो उनका जननांग है। पुष्प के अंदर उसके पुष्पासन के ऊपर जो संघनित पर्व संधियां हैं, उन पर्व संधियों से बेसिकली जो पर्व संधियां हैं वहां से चार चीजें निकल रही हैं। यस और नो? सबसे बाहर की तरफ है बाह्य दल, और पूरे को अगर बोले तो बाह्य दल पुंज, है ना। एक पुष्प में हमने एक को बोला बाह्य दल, और वो कई होते हैं ना फूल पे पूरा गोल से, तो बाह्य दल पुंज। यस और नो? जिनका काम क्या था? कली की अवस्था में पुष्प की सुरक्षा करना। पुष्प की सुरक्षा करना कब? जब कली की अवस्था में है। और दूसरा इनका काम क्या था? इनका काम था प्रकाश संश्लेषण करके कली अवस्था में पुष्प को भोजन प्रोवाइड कराना, ताकि पुष्प जल्दी से विकसित हो सके। यस और नो? इसके अंदर थे रंगीन भाग, याद है? इसके अंदर थे रंगीन भाग, जहां पे रंगीन भागों का काम क्या था? कीटों को परागण के लिए आकर्षित करना। यस और नो? फिर तीसरा हमने पढ़ा पुंकेसर के बारे में। किसके बारे में? पुंकेसर के बारे में। पुंकेसर की जो संरचना है वो पुंकेसर नर जननांग है, जिसमें एक तंतु जैसी संरचना थी और दूसरा ऊपर फूला हुआ पराग कोश था। हमने पर ये भी सीखा था कि पराग कोश के भीतर ही पराग कण बनेंगे, जो भविष्य में क्या बनाएंगे? नर युग्मक। तो आज हम लोग स्पेसिफिकली नर जननांग के अंदर कैसे पराग कण का निर्माण होता है और कैसे नर युग्मक बनेंगे, इसके बारे में बात करने वाले हैं। क्लियर बच्चों? तो आइए शुरू करते हैं। हम लोग बात कर रहे थे पुंकेसर की संरचना की, क्योंकि पुंकेसर ही क्या है? पुंकेसर ही नर जननांग है पादप का। यस और नो? पुंकेसर क्या है? नर जननांग। और जब हम पुंकेसर की संरचना बना रहे थे तो हमने बनाया भी बहुत बढ़िया से था कि भाई नीचे हो गया इसका आधारीय भाग, और ऊपर का थोड़ा सा ये नीचे हो गया इसका आधारीय भाग, और ऊपर क्या था? ऊपर ऐसा थोड़ा सा सोलन सा हिस्सा था। यस और नो? ऐसी बात की थी हमने बच्चों? ऊपर था ऐसा फूला हुआ हिस्सा। यस और नो? जब हम इस फूले हुए हिस्से को देख रहे थे तो हमने नाम भी लिख रखा था। मैंने नामकरण भी बता दिया था कि ये हो गया इसका आधार, ये है तंतु, और ये होता है पराग कोश। और पराग कोश के अंदर हो रहा है पराग कणों का निर्माण। यस और नो? जो पराग कण हैं वो ये पराग कोश के अंदर बनेंगे। अब हमें बेसिकली यहाँ पे यही सीखना है कि पराग कोश के अंदर पराग कण बनते कैसे। हम जैसे देख रहे हैं ना, अगर मैं इसको थोड़ा सा और जूम आउट करूं, मैं इसको थोड़ा सा और जूम करके बनाऊं, तो आप चौंक जाएंगे देख के, क्योंकि इसकी संरचना ही कुछ ऐसी है। कुछ ऐसे सी जब आप पराग कोश को देखते हैं पास से तो हमें समझ में आता है ये तंतु है। हाँ, थोड़ा बड़ा हो गया बट कोई बात नहीं। ये है तंतु और ये है पराग कोश। जब आप इसे पास से देखते हैं
तो आपको समझ में आता है कि अरे जो परागकोश हमें ऐसा लग रहा था देखने में, वो असल में ऐसा है। ऐसा मतलब बीच में जो तंतु है, इस तंतु की जो ऊतक है वो ऊपर तक, इस तंतु की कोशिकाएं कहाँ, ऊपर तक दोनों परागकोश के बीच में फैली हुई है। अभी दिखाऊंगा आपको बहुत अच्छे से, आपके पुस्तक में संरचना बनाई, बीच में फैली हुई है। और ये जो परागकोश है, हमें ऐसे पता नहीं चलता। परागकोश के अंदर 2 पालियां हैं। परागकोश के अंदर क्या है, 2 पालियां। यहाँ पे बहुत जरूरी एक चीज आपको सीखनी पड़ती है, ये है ना परागकोश, है ना। परागकोश के अंदर 2 पालियां आपको दिखाई देती हैं। जरा ध्यान से देखेंगे बच्चे, आपको स्पष्ट दिखेगा। परागकोश कैसा होता है, द्विपालिक, है ना। बहुत बार पूछा जा चुका है आपके परीक्षाओं में इसके बारे में। द्विपालिक, द्विपालिक का मतलब जब हम परागकोश को देखते हैं तो जो परागकोश पहले ऐसा दिखाई दे रहा था, वो पुष्प के अंदर ऐसा दिखता है कि इसके अंदर 2 पालियां हैं। एक पाली है ये, मतलब एक हिस्सा है, ये 2 हिस्सों का मिलके बना है। एक हिस्सा है ये और दूसरा हिस्सा है ये। इसीलिए इसे आप क्या बोल देते हैं कि परागकोश क्या है, द्विपालिक। अभी देखते रहेंगे, अभी और बहुत सारी चीजें हैं इस पे। जब हम और अच्छे से देखते हैं तो हमें समझ में आता है कि एक पाली के अंदर, बहुत ध्यान से, एक पाली के अंदर 2 चैम्बर है। एक पाली के अंदर क्या है, 2 चैम्बर, ये एक, ये दूसरा, ये एक, ये दूसरा। समझ में आ रहा है। परागकोश के अंदर 2 पालियां, समझ में आ रहा है। और एक पाली में 2 कोष्ठ। यहां पे इस संरचना को हम क्या बोल रहे हैं, कोष्ठ बोल रहे हैं। और मैं लिख भी रहा हूं जानबूझ के, ताकि आपको ये याद रहे। एक पाली में 2 कोष्ठ पाए जाते हैं। एक पाली में कितने कोष्ठ पाए जाते हैं, 2 कोष्ठ। यानी एक परागकोश में 2 पालियां हैं और एक पाली में 2 कोष्ठ है। इसका मतलब कि जो परागकोश है वो चतुष्कोष्ठी है। यस और नो। आपकी एनसीईआरटी में ना द्विपालिक के आसपास कहीं पे आपकी बुक में, क्योंकि एनसीईआरटी ही राजस्थान बोर्ड में चलती है, द्विपालिक के साथ द्विकोष्ठी लिखा हुआ है, तो आप वही रट लेते हो। लेकिन नहीं, ये जनरली कैसा होता है, चतुष्कोष्ठी। ये कैसा है जनरली, चतुष्कोष्ठी संरचना है। यस और नो। अब आपको यहीं पे समझना है सारी कहानी, डिटेलिंग हम करेंगे, बट आपको सारा रामायण जो है वो यहीं पे सीखने की कोशिश करना है बच्चे। बड़ी महत्वपूर्ण बात है, बहुत ध्यान से देखना। हमने बात की है पुंकेसर की नर जननांग की। नर जननांग के अंदर 3 संरचनाएं, उसका आधार, जिस आधार से ये पुष्पासन से जुड़ रहा है, उसके बाद पतला सा लंबा सा संरचना तंतु, जो तंतु परागकोश और आधार के बीच का कोमल लंबा संरचना है, धागे के जैसे। यस और नो। जो इसे पुष्प के अंदर ऊपर की सतह तक उठाए रखता है। और सबसे ऊपर का फूला हुआ भाग, सबसे ऊपर का फूला हुआ भाग क्या है, परागकोश है। सबसे ऊपर का फूला हुआ भाग क्या है, परागकोश है। जब हम देखते हैं परागकोश को तो समझ में आता है कि परागकोश के अंदर तो 2 पालियां हैं। परागकोश के अंदर कितनी, 2 पालियां हैं। और दोनों पालियों के अंदर एक पाली, दोनों पालियों को देखा है तो एक पाली के अंदर 2 कोष्ठ है। 2 कोष्ठ है, यानी परागकोश द्विपालिक और चतुष्कोष्ठी हो गया। यस और नो। इन कोष्ठों के अंदर फिर से देखेंगे, जब हम इन कोष्ठों को देखते हैं तो समझ में आता है कि इन कोष्ठों के अंदर यहां पे कुछ कोशिकाओं का समूह है। क्या है, कुछ कोशिकाओं का समूह है। यहां पे कोष्ठ के अंदर कोशिकाओं का समूह, कोष्ठ के अंदर कोशिकाओं का समूह। ये लो,
इन कोष्ठों के अंदर क्या है, कोशिकाओं का समूह है। देखो इससे अच्छा नहीं समझ सकते थे, इससे क्लियर तरीके से आपको समझा नहीं सकते, इसलिए बहुत ध्यान से सीखना है ना। रट लेना अच्छी बात है, लिख लोगे, बस समझ के कर लोगे तो बहुत मजा आएगा। देखो परागकोश, परागकोश में दो पाली में एक पाली की अगर बात करूं तो 2 कोष्ठक, यानी टोटल परागकोश के अंदर 4 कोष्ठक। अब इन चारों कोष्ठकों के अंदर इनके अंदर है जिसे हम बोलते हैं लघु बीजाणुधानी। क्या बोलते हैं बेटा, लघु बीजाणुधानी। पढ़ोगे आपकी एनसीईआरटी में सब लिख रखा है, आपकी किताब में सब लिख रखा है। इनके अंदर क्या है, लघु बीजाणुधानी। इन लघु बीजाणुधानी के अंदर पाए जाते हैं पराग जनक उतक। क्या पाए जाते हैं, पराग जनक उतक। जो पराग को पैदा कर सकते हैं वो उतक पाए जाते हैं। कहां पे बताऊं, ये देखो बीच वाले हिस्से में, यहां पे क्या पाए जाते हैं, पराग जनक उतक, स्पोरोजिनस टिश्यू बोलते हैं, वो यहां पे पाए जाते हैं बीच में। क्या पाए जाते हैं, पराग जनक उतक, स्पोरोजिनस टिश्यूज। ये परागजनक उतक पाए जाते हैं। जो परागजनक उतक के अंदर की कुछ कोशिकाएं विभाजित होती हैं, जो विभाजित होती है उन्हें हम बोलते हैं पराग मातृकोशिका। जो कोशिका विभाजित होकर परागकण बनाती है उन्हें क्या बोलते हैं हम, पराग मातृकोशिका। पराग मातृकोशिका से, इनके अंदर विभाजन से परागकण बनता है। हाँ, आपकी एनसीईआरटी के हिसाब से लिखूं तो इसके पराग मातृकोशिका से का विभाजन होगा, विभाजन होने से परागकण का निर्माण होता है एक पराग पुटिका के अंदर, परागकण बनते हैं। आ गया समझ में, लघु बीजाणुधानी, परागजनक उत्तक, पराग मातृ सेल और पराग पुटिका। इस तरीके की संरचना है एक की, इस तरीके की संरचना है एक। यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट चीज क्या याद रखनी है, जो आपको याद ही रखना है कि परागकोश कैसा है, द्विपालिक चतुष्कोष्ठी। बहुत इंपॉर्टेंट, सीधा सीधा पूछा जाता है। इसके अंदर जो दूसरा ये याद रखना है, लघु बीजाणुधानी। बाकी सब आपको याद हो जाएंगे, बाकी सब आपको याद हो जाएंगे, बट आपको ये चीजें बड़ी अच्छे से याद करनी होगी। लघु बीजाणुधानी तक की कहानी स्पष्ट है बेटा, क्लियर है। अब देखो मेरे साथ, इसके अंदर परागकण बनते हैं, लेकिन परागकण से ये जो पराग मातृ कोशिका है, ये कैसे विभाजन होता है, क्या होता है, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं युग्मक जनन। नर युग्मक जनन को हम बोलते हैं, नर युग्मक जनन को, जहाँ पे परागकण बन रहा है, इसे बोलते हैं हम लोग माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। परागकण यहाँ पे सीखेंगे आप लोग कि कैसे होता है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। जब आप माइक्रोस्पोरोजेनेसिस को सीखने जाते हो तो आपको लेना पड़ता है इसकी काट, परागकोश की अनुप्रस्थ काट। क्या लेना पड़ता है आपको, परागकोश का अनुप्रस्थ काट लेना पड़ता है, तब जाके आप समझ पाते हैं। देखो मैं बना रहा हूं फटाफट एक रफली डायग्राम। बिल्कुल सही। जब हम इसको ऊपर से देखते हैं, अभी तक कैसे देख रहे थे आप, अभी तक आप देख रहे थे सामने से, साइड से। जब इसको ऊपर से देखते हैं तो ऐसा लगता है,
और बीच में यहाँ पे आपको दिखाई देता है एक गोल सा संरचना। क्या दिखाई देती है बेटा? एक गोल से ऐसी संरचना। इस गोल संरचना के चारों तरफ अगर आप देखें, ये है जो दो पालियां बना रहा है, गोल संरचना जो क्या कर रहा है, इसको दो पालियों में बांट रहा है। हमने ये भी सीख लिया है ना कि एक पाली के अंदर 4 कोष्ठ हैं, यस और नो? एक पाली के अंदर क्या है? 4 कोष्ठ। बहुत ध्यान से देखना, एक कोष्ठ, दूसरा कोष्ठ, तीसरा कोष्ठ, चौथा कोष्ठ। ये क्या है? 4 कोष्ठ है। ये क्या है? ये 4 कोष्ठ है। दिख रहा है? 4 कोष्ठी द्विपालिक, यस और नो? अब आपको क्या समझना क्या है कि जब हम इसको देखते हैं ना तो इसके अंदर हमें 4 परतें दिखाई देती हैं जो इनको कवर कर रहे हैं, और ये 4 परतें पूरे के ऊपर हैं। ये 4 परतें पूरे के ऊपर है। हम पूरे के ऊपर नहीं बना रहे परतें, ध्यान से देखना। हम जो परतें बना रहे हैं हम सबके ऊपर नहीं, मतलब हम चारों के ऊपर बना रहे हैं। ऐसा नहीं कि हम एक जगह की बात कर रहे हैं, हम हर जगह की परत की बात कर रहे हैं। क्लियर है? हम क्या कर रहे हैं? हम सभी परतों की बात कर रहे हैं इस समय। देखना बच्चे, हम क्या कर रहे हैं? चारों की परतें। सबसे बाहर के तरफ, इसमें जो सबसे बाहर की तरफ लेयर है ये, हम बस एक कोष्ठ में बनाएंगे। आपको ये क्या समझ लेना है कि ये सबके अंदर ऐसा ही है। क्लियर बच्चे? ये ले लो। ये हो गई सबसे बाहर की लेयर, यस और नो? इसे हम बोलते हैं एपिडर्मल लेयर। बाह्य त्वचा परत। ये क्या होती है? बाह्य त्वचा परत, सबसे बाहर की। इसके अंदर पाई जाती है एंडोथीसियम की लेयर। किसकी लेयर? एंडोथीसियम की लेयर। दूसरी परत का नाम क्या बेटा? इसका नाम है अंतस्थीसियम। एंडोथीसियम की लेयर बोलते हैं, अंतस्थीसियम। क्लियर? इसके बाद पाई जाती है मिडिल लेयर।
ये क्या है, ये वाली जो लेयर है ये है मध्य परत, मिडिल लेयर, बहुपर्तीय। ये क्या होती है, बहुपर्ती। अभी तक तो एक एक लेयर बन रही थी, ये कैसी है, बहुपर्ती, एक से ज़्यादा पाई जाती है। और जो कोस्ट की आखिरी की लाइन जो देख रहे हैं ना आप लोग, ये होती है बेटा टेपिटम की लाइनिंग। ये कैसी है, टेपिटम की परत। क्लियर है, टेपिटम की परत, जहाँ पे टेपिटम जो है मेनली इसकी जो कोशिकाएं होती हैं, किसकी, टेपिटम की जो कोशिकाएं है, टेपिटम की परत है। ये ऐसी परतें हर तरफ है। क्या है ये, ऐसी परतें जैसी यहाँ है, वही यहाँ पे है, वही यहाँ पे है, वही यहाँ पे, पूरी कवरिंग में ये 4 परत पाई जाती है, जिसमें से मेनली जो 3 बाहर की देख रहे थे आप, ये जो 3 बाहर की थी, ये तीनों इसका सुरक्षा आवरण बना रहे हैं। ये तीनों क्या कर रहे हैं, इसका क्या कर रहे हैं, ये तीनों सुरक्षा आवरण बना रहे हैं। और सुरक्षा आवरण बना के यहाँ पे ये संरचना बनी हुई है। यहाँ पे अगर आपको याद हो, अब मैं एक ही जगह, मतलब बहुत सारे स्ट्रक्चर तो हम ले सकते हैं, अगर आपको याद हो तो यहाँ पे हमने बोला था, यहाँ पे बहुत सारी कोशिकाओं का समूह है जिसे हमने बोला था लघु बीजाणुधानी। याद आ रहा है, क्या बोला था, लघु बीजाणुधानी। और ये भी बोला था कि इसके बीच में यहां पे है स्पोरो पराग जनक ऊतक। यस और नो, यस सर, बोला था ना भैया। ये यहाँ पे क्या है, पराग जनक ऊतक होते हैं। जब पराग जनक ऊतकों के अंदर जब ये पुंकेसर, पुष्प के ऊपर पुंकेसर विकसित हो जाता है, पुंकेसर के विकसित होने के पश्चात जब पुंकेसर का विकसित हो जाता है, वो परिपक्व हो जाता है, तो उसके परिपक्वन के पश्चात यहाँ पे क्या होता है, जरा ध्यान से सुनेंगे। उसके परिपक्वन के पश्चात यहाँ पे जो पराग जनक ऊतक हैं, चूंकि ये पादप जो हम पढ़ रहे हैं ये उच्च पादप है, तो ये पूरा का पूरा जो पादप है इसकी सभी कोशिकाएं कैसी होती है, द्विगुणित होती हैं, 2n होती है। क्लियर।